दोस्तों क्या हो अगर कोई किताब ये कहे कि आपकी ज़िंदगी इसलिए मुश्किल नहीं है क्योंकि दुनिया मुश्किल है, बल्कि इसलिए मुश्किल है क्योंकि आप ऐसा चुनाव करते हैं। आपकी ज़िंदगी आपके पास्ट ट्रॉमा, आपके पेरेंट्स, आपकी स्कूलिंग, एजुकेशन, आपके रिलीजन, आपके जेंडर पर बेस्ड न होकर के आपके चुनाव के ऊपर निर्भर है। अगर कोई किताब ऐसा क्लेम करती है तो आपका क्या रवैया रहेगा? दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं नापसंद किए जाने का साहस इस किताब का रिव्यू करने जा रहा हूं। दोस्तों ये किताब अल्फ्रेड एडलर के साइकोलॉजिकल टीचिंग्स पर बेस्ड है। दोस्तों ये कोई ऐसी किताब नहीं है जो आपको कोई 5 टिप्स दे दे या 10 नुस्खे दे दे कि आपकी ज़िंदगी कैसे ठीक हो जाएगी, बल्कि ये किताब आपको अंदर से, आपके अंदर मन को बहुत झकझोर देती है और सोचने पर मजबूर कर देती है कि अब तक मैं जो सोच रहा था क्या वो सही है या किताब सही है। आपको बार बार ये किताब आपको चैलेंज करेगी, आपके स्थापित विचारों को, आपकी धारणाओं को। दोस्तों ये किताब 5 रातों के कन्वर्सेशन में डिवाइडेड है। हम आज की इस वीडियो में उनके बीच हुए पहले रात के हुए कन्वर्सेशन को हम इस पे डील करेंगे कि उसमें किन टॉपिक्स को डील किया गया है। और चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों किताब की ओपनिंग कुछ इस तरीके से होती है। ये युवक पूछता है, क्या आप मानते हैं कि दुनिया हर तरीके से एक सरल सी जगह है? दार्शनिक बोलता है कि हाँ, दुनिया आश्चर्यजनक रूप से बहुत सरल है और सिंपल है। तब युवक उससे सवाल करता है, जब आप कहते हैं कि दुनिया सरल है, अगर इस बात में जरा से भी सच्चाई है तो ये जिंदगी को एक बच्चे की नज़र से देखने की तरह है। एक बच्चे को ना टैक्स देना पड़ता है, ना उसे शादी का झंझट होता है, ना उसे जॉब करना पड़ता है, उसे किसी प्रकार का कोई स्ट्रेस लेने का जरूरत नहीं पड़ता। लेकिन वही बच्चा जब धीरे धीरे बड़ा होता जाता है तो उसे समझ में आता है कि दुनिया उस तरीके से नहीं है जिस तरीके से वो बचपन में देख रहा होता है। दुनिया नफरत, हिंसा और इनजस्टिस से भरी हुई है। एक बच्चा जब बड़ा होता है तो वो देखता है कि उसे बहुत सारे रोल प्ले करने होते हैं जो अनजाने में उसके लिए तय कर दिए जाते हैं। जैसे उसे काम पर जाना होता है, घर में एक बाप, बेटे, बच्चे का रोल प्ले करना होता है। जब वो शादी में जाता है तो वो एक सन इन लॉ, ब्रदर इन लॉ या एक पति का भूमिका रोल प्ले करता है। ऐसे वो तमाम रोल्स में घिर जाता है जो बहुत ज़्यादा जटिल, कॉम्प्लेक्स और एक व्यक्ति के लिए उबाऊ हो जाते हैं, जो उसके ज़िंदगी को बहुत ज़्यादा और मुश्किल बना देते हैं। तो युवक दार्शनिक से पूछता है कि आप ऐसे में किस बेसिस पर यह कहते हैं कि दुनिया आश्चर्यजनक रूप से सरल है? जब भी मैं अपने आसपास देखता हूं तो विरोधाभास और इनजस्टिस को पाता हूं जो मेरी जिंदगी को बहुत ज़्यादा मुश्किल बना देते हैं। मैं दिन भर नफरत, एंगर, डिसअपॉइंटमेंट और नाखुशी को अपने आसपास देखता हूं और आप ये कहते हैं कि जीवन आश्चर्यजनक रूप से सरल है। दोस्तों दार्शनिक युवक को यह समझाते हैं कि हमारे लिए दुनिया इसलिए जटिल नहीं है कि वो अपने आप में जटिल है, बल्कि हमारे लिए दुनिया हमको इसलिए जटिल लगती है क्योंकि हम ऐसा अपने वर्ल्ड व्यू के कारण उस दुनिया को जटिल बना देते हैं। ये दुनिया अपने आप में ऑब्जेक्टिव, निष्पक्ष या ऑब्सोल्यूट वैल्यूज के साथ नहीं है, बल्कि हम दुनिया को अपने सब्जेक्टिव लेंसेज से देखते हैं। दोस्तों इसको हम एक उदाहरण से समझते हैं। दोस्तों इस दुनिया में 800 करोड़ लोग हैं और 800 करोड़ लोग अपने सब्जेक्टिव ओपिनियन से इस दुनिया को देखते हैं। मतलब इस दुनिया में 800 करोड़ दुनिया है। सारे लोगों के लिए दुनिया एक जैसी नहीं है। एक यूक्रेनियन के लिए, एक रशियन के लिए दुनिया एक जैसी नहीं है। एक इंडियन, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका के लिए दुनिया एक जैसी नहीं है। एक कैपिटलिस्ट, एक सोशलिस्ट और एक मिक्स्ड इकोनॉमी वाले के लिए दुनिया अलग तरीके से है। एक कैपिटलिस्ट व्यक्ति ये सोचेगा कि वो किसने ज़्यादा से ज़्यादा रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट कर पाए, वहीं एक सोशलिस्ट व्यक्ति ये सोचेगा कि रिसोर्स का इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो। जो हैव्स और हैव नॉट्स है, जो गरीब हैं उनको लगेगा कि अमीर हमारा खून चूस रहे हैं, और अमीर है वो सोचेंगे कि ये गरीब लोग हैं हमारे घर में झाड़ू पोछा करने के लिए हैं। तो दुनिया सबके लिए एक जैसी नहीं है। हम सब्जेक्टिव लेंसेज से दुनिया को देखते हैं, इसलिए अगर हम अपने लेंस को चेंज कर दें तो हमारे लिए दुनिया चेंज हो जाएगा। ये उसी तरीके का है जैसे हम कोई काला चश्मा अपने आंख में पहन लेते हैं तो हमारे आसपास का सारा दृश्य काला काला दिखने लग जाता है। इसलिए नहीं कि पूरी दुनिया काली हो गई है, इसलिए क्योंकि हमने काला चश्मा पहन लिया है। और जब हम उस काले चश्मे को उतारते हैं तो हम अपने सामने एक तेज रोशनी का सामना करते हैं, भले ही वो हमारे लिए अनकंफर्टेबल हो और उसको झेलना मुश्किल हो, लेकिन हमें चश्मा निकालने का हिम्मत करना पड़ेगा। हमें वो लेंस को, हमें उस सब्जेक्टिविटी को चेंज करना पड़ेगा। अगर हम सब्जेक्टिव लेंस को चेंज कर देते हैं तो हमारा वर्ल्ड व्यू चेंज हो जाएगा। किसी एक खास धार्मिक कम्युनिटी के लिए ये लगता है कि सामने वाला कम्युनिटी अच्छा नहीं है, हिंसक है, वो नफरत फैला रहा है। सेम वो कम्युनिटी वाला भी ये सोच सकता है कि इस कम्युनिटी के लोग अच्छे नहीं हैं। दोनों को दोनों एक सब्जेक्टिव लेंसेज के चल रहा है।
जब वो अपना सब्जेक्टिव लेंस चेंज कर देंगे, अपना वर्ल्ड व्यू चेंज कर देंगे, तो उनका वर्ल्ड का जो रियलिटी है वो चेंज हो जाएगा। तो इस पूरे बुक में दार्शनिक उस युवक को यही समझाते हैं कि हम एक सब्जेक्टिव वर्ल्ड व्यू में रहते हैं, हम अपने वर्ल्ड व्यू को चेंज करके अपनी दुनिया, अपनी रियलिटी को चेंज कर सकते हैं। तो यह सुनकर युवक दार्शनिक से पूछता है कि अगर बदलना इतना ही आसान है तो दुनिया का हर वो व्यक्ति जो बदलने की इच्छा रखता है वो बदल क्यों नहीं जाता। हम सभी जानते हैं कि दुनिया में हर व्यक्ति कहीं ना कहीं अपने अंदर से नाखुश है और वो चाहता है कि वो अपने आप को बदल ले। वो कितना भी इसका इच्छा कर ले, वो अपने आप को बदल नहीं पाते। थोड़े दिन के लिए वो न्यू ईयर रिजोल्यूशन रख लेंगे, थोड़े दिन के लिए हैबिट बदल लेंगे, लेकिन जैसे जैसे समय बीतते जाता है, ढाक के 3 पात की तरह वो वापस से अपने पुराने ढर्रे में आ जाते हैं। युवक दार्शनिक को अपने दोस्त का एग्जाम्पल देता है कि उसके माँ बाप के द्वारा बुरा ट्रीट किए जाने, उसके चाइल्डहुड ट्रॉमा के कारण वो एक ऐसा पर्सनालिटी बन गया है जो दिन भर घर में रहता है और वो सोशल नहीं हो पाता, वो आसपास के लोगों से कनेक्ट नहीं हो पाता। तो इस पर दार्शनिक उसे एक्सप्लेन करते हैं कि ये उसका चॉइस है, कि वह युवक यह खुद ही नहीं चाहता कि वो इस प्रॉब्लम से बाहर निकल पाए। वो इसको एक बहाना, एक्सक्यूज की तरह ले रहा है और वो उसी प्रॉब्लम में रहना चाहता है। ये उसका व्यक्तिगत चुनाव है और वो उसी में ही रिलाई करना चाहता है। हो सकता है ये उसका कोई ना कोई इसका हिडन एजेंडा हो जिसको फुलफिल करना चाहता है। ऐसे में युवक झल्ला जाता है और पूछता है कि आप क्या चाहते हैं, कि वो एक हिडन एजेंडा है। तो यहाँ पर समझने वाली बात है कि दो कॉन्सेप्ट हैं, एक इटियोलॉजी और दूसरा टेलियोलॉजी। एक फ्रॉइड का सिद्धांत और दूसरा अल्फ्रेड एडलर का सिद्धांत। इसको हम आसान भाषा में समझते हैं। जहाँ फ्रॉइड ये बोलता है कि आपका बचपन का ट्रॉमा, आपके चाइल्डहुड का जो इन्वायरमेंट है वो डिसाइड करता है कि आप पूरी जिंदगी किस तरीके से रहेंगे। वहीं टेलियोलॉजी या अल्फ्रेड एडलर का जो सिद्धांत है वो ये बोलता है कि हम अपने फ्यूचर एस्पिरेशंस या ड्रीम्स, अपने सपनों, आकांक्षाओं और हम भविष्य में क्या हो सकते हैं, इस इच्छा से हम संचालित होते हैं। यानी हमारा आज का जो बिहेवियर है, हमारा जो प्रेजेंट बिहेवियर है, वो हमारे फ्यूचर में हम क्या हो सकते हैं उस भावना से संचालित होता है। दोस्तों, अल्फ्रेड एडलर के अनुसार इटियोलॉजी की फिलॉसफी यानी ये कारण है तो इसका इम्पैक्ट ये है, ये व्यक्ति को बहुत ज़्यादा पावरलेस कर देता है, यानी ये व्यक्ति की सत्ता को कमजोर कर देता है और वो ये बताता है कि व्यक्ति अपने आसपास के इन्वायरमेंट को कंट्रोल नहीं कर सकता। वहीं अल्फ्रेड एडलर की टेलियोलॉजी यानी स्वदेशतावाद ये कहती है कि पहले आप ये डिसाइड करते हैं कि आप क्या होना चाहते हैं, आप प्रयोजन तय करते हैं कि ये मेरा इंटेंशन है, उसके बाद उसको आप पास्ट के एक्शन को जस्टिफाई करते हैं। यानी उस व्यक्ति जो घर में घुसा रहता है वो सोशली एंग्जियस है, वो बाहर नहीं निकल पाता, इसलिए क्योंकि वो ऐसा चाहता है, वो नहीं चाहता कि आसपास के लोग उसकी कमजोरी को भाप पाए। वो अपने फियर ऑफ रिजेक्शन को ढकना चाहता है, वो किसी भी तरीके से अपने आप को बचाना चाहता है, वो नहीं चाहता कि लोग उसके वीकनेस को देख पाए, इसीलिए उसका दोस्त दिन भर घर में घुसे रहता है। दोस्तों, वहीं फ्रूड ये बोलता है कि उसका बचपन का ट्रॉमा उसके अंदर के सोशल एंग्जाइटी का कारण है। दोस्तों, यहाँ पर दो अलग अलग विचारधारा हैं। जो ये बोलता है कि ट्रॉमा आपके प्रेजेंट बिहेवियर को डिसाइड करता है, वहीं अल्फ्रेड एडलर ये बोलते हैं कि आप भविष्य में जो होना चाहते हैं वो डिसाइड करता है कि आप प्रेजेंट में कैसे बिहेव करेंगे। दोस्तों, इसे एक उदाहरण से समझते हैं। कोई एक व्यक्ति है जो सिविल सर्विस की तैयारी करता है या स्टेट पीएससी की तैयारी करता है और वो शुरू में ये सोचता है कि मुझे किसी भी तरीके से एक जॉब लग जाए, नीचे से ही सही मुझे एक जॉब लग जाए। लेकिन वही व्यक्ति जब एक ऐसे जॉब में जाता है, मान लो कि वो एसएएस बन जाता है या नायब तहसीलदार बन जाता है और वो एम करता है कि वो डिप्टी कलेक्टर बने या क्लास 2 ऑफिसर बने, और वो ये सोचता है कि यार इस कारण मैं नहीं पढ़ पाया, कुछ नंबर आ गया, इस कारण मैं आज के अपने जॉब से सेटिस्फाइड नहीं हूँ, या बार बार अपने जॉब को लेकर एक क्रिटिसाइजिंग एटीट्यूड रहे कि मेरा जॉब अच्छा नहीं है, मैं अपने जीवन में खुश नहीं हूँ, और भी बहुत सारे चीज़ों को वो लेकर के निगेटिव रवैया अपनाए। इसलिए नहीं कि पास्ट में उसका 10 नंबर 20 नंबर या जितना भी नंबर कम आया और वो क्लास 2 ऑफिसर या डिप्टी कलेक्टर जो भी वो बनना चाहे वो नहीं बन पाया। दोस्तों, अल्फ्रेड एडलर की टेलियोलॉजी ये कहती है कि वो व्यक्ति जो अपने एसएएस के जॉब से नाखुश है वो इसलिए नाखुश नहीं है कि उसका पास्ट में कम नंबर आया और वो क्लास 2 ऑफिसर नहीं बन पाया, बल्कि इसलिए नाखुश है क्योंकि उसका कोई और प्रयोजन है। वो नहीं चाहता कि उसका स्किल और उसके इनकम्पिटेंस आसपास के लोग से वो छुपाना चाहता है, इसलिए वो बार बार ये बोलता है कि पास्ट में मैं नंबर कम पाया इसलिए मैं इस जॉब से सेटिस्फाइड नहीं हूँ, ये जॉब खराब है या कुछ इस तरीके से। अगर इसे फ्रॉडियन सेंस में या इटियोलॉजिकल सेंस में देखा जाए तो डीसी न बन पाना या डीएसपी न बन पाना के कारण आप अपने प्रेजेंट जॉब में अनसेटिस्फाइड हैं।
बल्कि अल्फ्रेड एडलर अपने टेलियोलॉजी से ये एक्सप्लेन करते हैं कि आप इसलिए अनसेटिस्फाई हैं क्योंकि अनसेटिस्फाइड रहना आपका चुनाव है, क्योंकि आप इससे कुछ और ऑब्जेक्टिव फुलफिल करना चाहते हैं। आप नहीं चाहते कि आपकी स्किल्स को लोग देखें, आप नहीं चाहते कि लोग आपकी इनकम्पिटेंसी को देखें, इसलिए आप उसको पास की चीजों से जोड़ते रहते हैं। दोस्तों, यही इटियोलॉजी और टेलियोलॉजी के बीच का डिफरेंस है। दोस्तों, फ्रॉइड ट्रॉमा को जहां व्यक्ति के जीवन का ड्राइविंग फोर्सेस मानते हैं, वहीं अल्फ्रेड एडलर अपने साइकोलॉजी में ट्रॉमा को बहुत ज्यादा महत्व नहीं देते। इसका मतलब ये नहीं है कि वो ये नहीं कहते कि व्यक्ति के जीवन में ट्रॉमा का इम्पैक्ट नहीं हुआ या उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा, बल्कि वो ये कहते हैं कि ये बहुत ज्यादा व्यक्ति के जीवन को निर्धारित नहीं करती। वो ये कहती है कि चलो भाई, मान लो कि आपको ट्रॉमा हुआ, चलो एक्सेप्ट करो। अब आगे का रास्ता क्या है? आपको ट्रॉमा को एक्सेप्ट करते हुए, उसको फाइंड आउट करते हुए आपको सॉल्यूशन ढूंढना है। अगर आप उसमें ही अटके रहे कि मुझे ट्रॉमा हुआ और मैं आज इस पर लटके रहूंगा, इस कारण मैं परफॉर्म नहीं कर रहा हूं, तो इसका मतलब ये हुआ कि आप दुनिया में जाकर के लड़ना नहीं चाहते, आप दुनिया में स्ट्रगल नहीं करना चाहते, अपनी कॉम्पिटेंसी शो नहीं करना चाहते। दोस्तों, एडलरियन साइकोलॉजी उस विचार को खारिज कर देती है जो ये कहता है कि अगर मैं वो बन गया तो मैं खुश रहूंगा, अगर मेरी सरकारी जॉब लग गई तो मैं खुश रहूंगा, अगर मेरे पास बहुत सारे पैसे, गहने, ज्वेलरी, बड़ा घर आ गया तो मैं खुश रहूंगा, अगर मैं क्लास 3 ऑफिसर हूँ, क्लास 2 हो गया तो खुश रहूंगा, मैं आईएएस हो जाऊंगा तो खुश रहूंगा, आईएएस बोलेगा मैं मंत्री बन जाऊंगा तो खुश रहूंगा, मंत्री बोलेगा मैं चीफ मिनिस्टर बन जाऊंगा तो खुश रहूंगा। एडलरियन साइकोलॉजी इस विचारधारा को पूरी तरीके से खारिज कर देती है। वो कहती है कि हम नाखुशी को चुनाव करते हैं, कि जब तक आप इस विचार में फंसे रहेंगे कि मैं वो हो जाऊंगा तो खुश रहूंगा, तो इसका मतलब ये है कि आप अपने प्रेजेंट स्टेटस से खुश नहीं हैं। आपके अंदर कहीं ना कहीं एक इनबिल्ट नाखुशी है। आप कुछ भी हो जाए, वो इनबिल्ट नाखुशी हर जगह परकुलेट करेगा और आपको हर जगह नाखुशी का एहसास देगा। इसको दूर करने का सॉल्यूशन ये है कि आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि मैं जो हूं वैसा हूं, और अगर मैं जैसा हूं उससे एक्सेप्टेंस नहीं है और मैं जैसा हूं उससे नाखुशी फील करता हूं, तो आप किस लिए और कितने डिग्री में नाखुशी महसूस करते हैं उसको आपको पॉइंट आउट करना होगा और उस पर वर्क करना होगा। दोस्तों, एडलरियन साइकोलॉजी एक ग्रोथ की साइकोलॉजी है। वो आपको अंदर को चैलेंज करती है कि आप हर समय चुनाव करते हैं। ये साहस की साइकोलॉजी है, ये चॉइस की साइकोलॉजी है, ये सब्जेक्टिविटी की साइकोलॉजी है। आपका गड्ढे में गिरे रहना या ऊपर ग्रोथ की तरफ बढ़ना, ये आपका चुनाव है। एडलरियन साइकोलॉजी एक व्यक्ति को बहुत ज्यादा पावर देती है कि वो अपने हिसाब से अपने आसपास के इन्वायरमेंट को कंट्रोल करे। दोस्तों, दार्शनिक युवक को एक्सप्लेन करते हैं कि हम अपने जिंदगी में जो कुछ भी डिसीजन लेते हैं, जो भी हम सोचते हैं, जो भी एक्शंस हम लेते हैं, वो हमारा लाइफस्टाइल है, वो हमारी जीवन शैली है। यानी कि हमारा दुनिया को देखने का नजरिया, हमारा जो वर्ल्ड व्यू है, ये एक विचारों का ताना बाना है जिसे हम चुनते हैं। यानी ये हमारा चुनाव है। अगर ये हमारा चुनाव है तो इसको हम डिस्कार्ड भी कर सकते हैं। यानी कि अब तक मैं जो सोचते आ रहा हूं उसको अगर मैं डिस्कार्ड कर दिया और मैंने किसी और सोच को पकड़ लिया, तो जब मैं उस सोच को पकड़ता हूं तो मेरा वर्ल्ड व्यू, मेरी लाइफस्टाइल वो हो जाती है। दोस्तों, इस तरीके से लाइफस्टाइल को चेंज करके आप अपने वर्ल्ड व्यू को चेंज करके आप अपनी पूरी रियलिटी को चेंज कर देखते हैं। दोस्तों, दार्शनिक और युवक के बीच पहली रात में हुए डिस्कशन का सार यह है कि हर कोई व्यक्ति बदल सकता है और बदलना उसका चुनाव है। आप पास्ट इमोशंस, भावनाएं, ट्रॉमा को आप अगर ड्राइविंग फोर्स मानेंगे तो आप बहुत ज्यादा बदल नहीं पाएंगे। आप जो कुछ भी है उसको आप चुनते हैं और ये साहस करते हैं। जब आप बदलाव का साहस करते हैं तब आपकी जिंदगी में बदलाव आती है, और ये हम इसका चुनाव करते हैं दूसरे के द्वारा नापसंद किए जाने को लेकर के। तो इसीलिए इस किताब का नाम है नापसंद किए जाने का साहस। तो दोस्तों, क्या आप लोगों के द्वारा नापसंद किए जाने का साहस रखते हैं, या आप उसी कंफर्ट जोन में और अपने खोल में रहने चाहते हैं जहां आपकी असुरक्षा और आपकी बेचैनी, आपकी कमजोरियों को कोई चैलेंज नहीं करता, कोई देखता नहीं है, और उसे आप दुनिया भर के प्रोजेक्शन से कि मैं इसलिए खुश नहीं पाया, मैं इसलिए सक्सेस नहीं हो पाया, इस तरीके के आप आत्म प्रवंचना से अपने आप को ढकते हैं। दोस्तों, ये साहस की साइकोलॉजी है। आप कितना अपने आप को पुश करते हैं, आप कितना दूसरे के ज्यादा नफरत को झेल पाते हैं, वहीं से आपके जीवन का बदलाव का शुरुआत होता है। दोस्तों, ये किताब बहुत ही अच्छी है और मैंने पहले रात का डिस्कशन को आपको सामने शेयर किया है। आगे के और वीडियोस में आगे के रात में क्या डिस्कशन हुआ उसको मैं शेयर करूंगा। आपकी क्या राय है इस वीडियो के बारे में और किताब के बारे में, आप क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद।